एक सुबह का सूरज कुछ यूं तलू हुआ जैसे किस्मत ने एक नन्हे से कुनबे को चुपचाप आजमाने की ठान ली हो। घर का सबसे मजबूत सतून और वो हंसता मुस्कुराता चेहरा जो रोज शाम को मौसीकी की तानों से पूरे घर को जगमगा देता था, अचानक खामोश हो चुका था। मौत खामोशी से आई और सब कुछ बदल गया। हालात इस कदर खराब थे कि उस शख्स के क्रियाक्रम यानी आखिरी रसूमात में 75 रुपए खर्च हो गए। इसके बाद उनके वारिसान के पास बस इतने पैसे बचे थे कि उससे सिर्फ 6 रोज तक घर का चूल्हा जल सकता था। इन हालात के पेश नजर बाप के मरने के सिर्फ 1 घंटे बाद बड़ी बेटी ने बेवा माँ से पूछा था कि माँ, मुझे घर बार चलाने के लिए अब नौकरी ढूंढनी होगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर थी। और फौत होने वाले लता के वालिद यानी दीनानाथ थे। लता के वालिद की मौत के बाद उनके वालिद के करीबी दोस्त विनायक राव कर्नाटकी पंडित दीनानाथ का दिन मनाने के लिए लता के घर वालों की मदद करते थे। उन्होंने लता को अपनी कंपनी में नौकरी भी दी, जहां लता बतौर एक्ट्रेस और सिंगर काम कर रही थी और इस तरह उनका घर बार चल रहा था। जैसा कि पहले भी जिक्र आया कि लता जी की उम्र सिर्फ 13 साल थी जब उनके वालिद पंडित दीनानाथ इस दुनिया को छोड़ गए। लता जी को याद है कि वो 5 साल की थी जब उनके वालिद ने उन्हें क्लासिकी मौसीकी का दर्स देना शुरू किया और इससे पहले शागिर्द उस्ताद के रिवायती अंदाज को अपनाते हुए दीनानाथ ने लता जी को गंडा बांधा था और दुआ भी दी थी। लता बताती हैं कि दीनानाथ जब 14 बरस के थे तो उन्होंने कर्लोस्कार संगीत मंडली ज्वाइन कर ली थी। इस वजह से वो पूरा इंडिया घूमते रहते थे। जब दीनानाथ की शादी हुई और उनके बच्चे पैदा हुए तो अब एक खानदान उनके हमरा था। शुरू का ये जमाना इस खानदान ने बंजारों की तरह गुजारा, लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत मुख्तसर अरसा रहा क्योंकि पंडित दीनानाथ दुनिया छोड़कर चले गए थे और उनके बाद तमाम घरवालों की जिंदगियां यकसर बदल गई थी। वालिद की वफात के बाद लता जी ने अमानुल्लाह खान भिंडी बाजार वालों से सीखना शुरू किया। सीखने का यह सिलसिला जारी था। फिर लता जी के उस्ताद ने कहा कि उन्हें अपने गांव जाना होगा, जहां से वो 2 माह बाद वापस लौटेंगे, लेकिन वो वापस न लौटे क्योंकि गांव में उनका कत्ल कर दिया गया। इसके बाद लता जी ने अमानत अली खान विवास वालों से सीखना शुरू किया, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक न चल सका क्योंकि उनका भी इंतकाल हो गया। लता जी को अपने वालिद पंडित दीनानाथ की मौत के बाद रियाज करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि अब उन्हें अपने घर का बाप भी बनना था। वो दिन जो उनके खेलने कूदने और सीखने के थे, उन्होंने वो वक्त मेहनत करके पैसे कमाने में सर्फ किया। इस चीज पर लता ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हैं कि उसने उन्हें जिस इम्तिहान में डाला वो उस पर पूरा उतरकर सुरखरू हो सकी। लता की माँ, मासी, भाई और बहनें ये पूरा कुनबा था जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी। लता मजीद मौसीकी सीखना चाहती थी, लेकिन कई वजूहात की बिना पर वो ऐसा न कर सकी। लता जब अपने फनी करियर के आगाज में थी तो सन 1943 में 14 साल की उम्र में वो कोल्हापुर में मुंबई के थिएटर फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आई थी। उनकी खाला गुलाब गौड़ बोले उनके साथ थी। मुंबई में लता अपने चचा कमलानाथ मंगेशकर के घर पर ठहरी और वहीं थिएटर की मौसीकी का रियाज कर रही थी। लता इस सोच में डूबी थी कि उन्हें बाप के नाम को आगे लेकर जाना है और मौसीकी की तकरीब में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करना है, लेकिन उधर उनके चचा नाराज हो रहे थे कि ये लड़की उनके भाई का नाम खराब कर रही है। कहाँ पंडित दीनानाथ मंगेशकर जैसा गुलकार और कहाँ ये लड़की। लता के चचा का ख्याल था कि लता मुनासिब तरीके से गाना नहीं गा पाएगी, जिससे उनके खानदान के नाम पर बुरा असर पड़ेगा। यही फिक्र उनकी फुफ्फी और फूफा कृष्ण राव कोल्हापुरे को भी हो रही थी, जो कि अदाकारा पद्मनी कोल्हापुरे के दादा थे।
गोया तब लता के घर वालों को ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि लता मुनासिब तरीके से गाना गा पाएंगी या नहीं। ये सब सुनकर लता दिल बर्दाश्ता हो गईं और रोने लगी। और फिर एक दिन आया कि इसी लता की आवाज के सुरीलेपन ने उनकी मौसीकी को लाजवाल बना दिया। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि सुरीलेपन के साथ साथ उर्दू में उनका बेहतरीन तलफ्फुज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना और इसका सेहरा एक तरह से दिलीप कुमार के सर जाता है। दरअसल ये बात ऐसे शुरू होती है कि एक दिन अनिल बिस्वास और लता लोकल ट्रेन से गुड़गांव जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार भी चढ़े। अब अनिल बिस्वास ने इस नई गुलकारा का तारुफ दिलीप साहब से करवाया तो वो बोले कि मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है, वो उर्दू का बिगाड़ क्या जाने। लता जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने इस बात को एक चैलेंज के तौर पर लिया। इसके बाद शफी साहब ने उनके लिए एक मौलवी उस्ताद का बंदोबस्त किया जिनका नाम महबूब था और लता ने उनसे उर्दू सीखी। इससे कुछ ही वक्त बाद की बात है कि फिल्म लाहौर की शूटिंग चल रही थी और एक दिन बॉम्बे टॉकीज में जद्दन बाई और नरगिस दोनों मौजूद थीं। इस फिल्म का एक गाना लता जी ने गाना था, लिहाजा उन्होंने वहीं अपना गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। जद्दन बाई ध्यान से सुनती रहीं। बाद में जद्दन बाई ने लता जी को अपने पास बुलाया और उनका नाम पूछा, जिस पर लता ने उन्हें अपना नाम बताया। इस पर जद्दन बाई ने उनसे मजीद पूछा कि तुम मराठन हो ना, जिसका जवाब लता जी ने हाँ में दिया। इस पर जद्दन बाई खुश होते हुए कहने लगी, माशाअल्लाह, गाने में जो तुम्हारे बोल थे कि दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, इनमें बगैर का लफ्ज सुनकर मेरी तबीयत खुश हो गई। ऐसा तलफ्फुज हर किसी का नहीं होता बेटा, आप यकीनन एक रोज बहुत मशहूर होंगी। लता मंगेशकर ये दाद हासिल करके बहुत खुश हो गई थी, मगर उनमें लुत्फ के साथ थोड़ा डर भी था, क्योंकि उन्होंने मन ही मन में सोचा कि बाप रे, इतने बड़े बड़े लोग मेरे गीत को सुनने आ रहे हैं और इतने ध्यान से एक एक लफ्ज पर गौर करते हैं। ऐसा नहीं है कि लता जी ने सब कुछ राग और रागनी और शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले उस्तादों से सीखा था। दरअसल इनके अलावा मास्टर गुलाम हैदर साहब ने उन्हें सिखाया कि गाते हुए अपने तलफ्फुज का ख्याल कैसे रखना है। तो आपको बताते चलें कि लता मंगेशकर ने पाकिस्तान की तरफ हमेशा प्यार और एहतराम की निगाह से देखा है। इसकी वजह ये थी कि हीमा मंगेशकर अलमारूफ लता मंगेशकर को लाफानी गायिका बनाने का सेहरा म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर के सर है, जिनका ताल्लुक लाहौर के इलाका चूना मंडी से था। उन्होंने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मुंबई में फिल्म शहीद की तैयारियां की जा रही थीं और मास्टर गुलाम हैदर इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। मज़कूरा फिल्म उस दौर के मशहूर फिल्मी इदारे फिल्मिस्तान के बैनर तले बनाई जा रही थी, जिसके सरबराह शशेद्र मुखर्जी थे, जिन्होंने मेरी आवाज ये कहकर मुस्तरद कर दी कि आवाज बहुत बारीक और चुभती हुई है, फिल्म बीनों को पसंद नहीं आएगी। शशेद्र मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर बंगाली खानदान के सरबराह थे, जिनकी पोती बॉलीवुड की अदाकारा रानी मुखर्जी हैं। लता मंगेशकर ने बताया कि उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी और 4-5 साल से कोरस में गाने के साथ साथ वो मराठी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी कर रही थी। कभी हीरो की छोटी बहन और कभी हीरोइन की सहेली का किरदार मिल जाता था, लेकिन मुझे अदाकारी करना पसंद नहीं था। मेरे अंदर गाना गाने की तमन्ना थी, लेकिन कोई चांस नहीं दे रहा था। उन्हीं दिनों ये हुआ कि एक पठान नामी भला मानस जो स्टूडियोज में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करता था, वो मुझे मास्टर गुलाम हैदर साहब के पास ले गया। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे पास कर दिया। मास्टर साहब मेरे ऑडिशन से बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोमोट करूंगा। फिर मास्टर साहब ने मुखर्जी को राजी करने के लिए बहुत जोर लगाया और ये भी कहा कि मेरी गारंटी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मास्टर साहब ने शशेद्र का फैसला सुना तो बरहम हुए बगैर न रह सके। ताहम उन्हें कहा कि मुखर्जी साहब, वैसे तो आपको अपनी राय कायम करने का पूरा हक है, लेकिन मेरे अल्फाज नोट कर लें। एक दिन आएगा कि प्रोड्यूसर लता के दरवाजे पर कतार बांधे खड़े होंगे। लता के मुताबिक ये कहकर मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्मिस्तान के दफ्तर में शशेद्र को अपना इस्तीफा थमाया और उसी वक्त मेरे साथ बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की जानिब चल पड़े। बाद अज़ां शशेद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने फिल्मिस्तान के बैनर तले अनारकली और नागिन समेत अपनी तमाम फिल्मों के गाने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किए। लता जी बताती हैं
कि बॉम्बे टॉकी स्टूडियो शहर के मुज़ाफात में मलाड के इलाके में था। मैं मास्टर साहब के साथ मैंगोर गांव रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि फिल्म मजबूर के गीत की पहली धुन वहीं मौजू हुई। गीत के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। मास्टर साहब 550 ब्रांड के सिगरेट पीते थे, जिसकी पैकिंग टीन के गोल डब्बों की थी। उन्होंने वहीं सिगरेट की डिबिया पर ठेका लगाकर धुन तरतीब कर दी। वो एक एक मिसरा सुनाते रहे और मैं उनके साथ गुनगुनाती रही। मास्टर साहब ने फैसला कर लिया था कि ये गीत वो मुझसे ही गवाएंगे। मजबूर में मेरे 4 गीत थे जो सभी बहुत पसंद किए गए। इस फिल्म के बाद मुझसे मौसीकार खेमचंद प्रकाश ने अपनी फिल्म जिद्दी के गीत गवाए और फिर मैं उस वक्त के तमाम मौसीकारों की पहली पसंद बन गई थी। लता के मुताबिक फिल्मी मौसीकी में मेरे उस्ताद और मोहसिन मास्टर गुलाम हैदर हैं। मास्टर गुलाम हैदर को मैं उस्ताद और एक तरह से वालिद का दर्जा देती हूँ। उन्हें दुनिया से गए एक जमाना हो गया है, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उनके लिए दुआ न की हो। मास्टर गुलाम हैदर के बेटे परवेज हैदर ने बीबीसी को बताया कि सन 1970 में वो अपनी वालिदा और भाई के साथ लता मंगेशकर की दावत पर मुंबई गए थे, जहां लता मेरी माँ को अपनी माँ के साथ बिठाती और खुद उनके पैरों में बैठा करती थी। इसके साथ पाकिस्तान की एक और अजीम गुलकारा यानी मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने भी इब्तिदाई दौर में लता जी को बहुत सपोर्ट किया। लता उन्हें दीदी कहती थी। इसके अलावा लता ये भी मानती थी कि दीदी नूर जहां मेरी उस्ताद रही हैं और मेरी इंस्पायरेशन भी रही हैं। गाते हुए मुख्तलिफ अल्फाज को कैसे अदा करना है, ये लता ने अपनी दीदी नूर जहां से सीखा है। दरअसल गाना गाते हुए मोहब्बत का लफ्ज लता जी को भारी लगता था। इस लफ्ज को माइक में किस तरह कहना है, ये उन्होंने नूर जहां से सीखा। इसी तरह गाते हुए अल्फाज और शायरी को किस तरह सुरों और ताल के साथ बयान करना है, ये भी लता जी के मुताबिक उन्होंने नूर जहां से सीखा। लता खुद भी इस चीज को तस्लीम करती हैं कि उनका मवाजना नूर जहां से करना जायज नहीं, क्योंकि नूर जहां लता की गुरु की तरह हैं। लता का ये भी मानना है कि आज वो जो भी हैं नूर जहां की बदौलत ही हैं। इन दोनों की मोहब्बत से जुड़ा एक बहुत अनोखा वाकया भी है, जिसमें लता अपनी पसंदीदा सीनियर गुरु और बहुत प्यारी सहेली मलकाए तरन्नुम नूर जहां से मुलाकात करने पाकिस्तान और इंडिया की सरहद यानी कि वाहगा तक भी आई थी। लता मंगेशकर ने बीबीसी उर्दू को इस मुलाकात का किस्सा अपनी वफात से चंद माह कबल सुनाया था। दरअसल ये सन 1953 और 54 की बात है। लता अपनी एक फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में अमृतसर में थी। अमृतसर और लाहौर में बहुत कम फासला है। अमृतसर में उन्हें हर वक्त अपनी दीदी नूर जहां की याद आती थी। इस दौरान इन दोनों की टेलीफोन पर बात हो रही थी, लेकिन दिल नहीं भरता था। लता ने आखिरी दफा अपनी दीदी नूर जहां को तकसीम के वक्त देखा था और अब उनका दिल चाह रहा था कि वो अपनी दीदी को गले लगाएं। लता जब नूर जहां से बात करती थीं तो वो दोनों एक दूसरे को अपने मशहूर गीत सुनाती थीं। एक दिन यूं ही अमृतसर से नूर जहां से टेलीफोन पर बात हो रही थी तो लता ने नूर जहां से कहा कि मैं आपके इतने करीब आई हूँ, क्यों ना एक दूसरे से मुलाकात की जाए। नूर जहां ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी जानिब इंतजामात के लिए कह दिया। वक्त और दिन तय पाया। उस जानिब में लता जी ने भी परमिट के लिए कह दिया। उन दिनों परमिट आसानी से मिल जाते थे। फिर वो दिन आया जब वाहगा बॉर्डर पर लता जी और नूर जहां एक दूसरे के गले मिली। नो मैन लैंड पर इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की, लेकिन ये वक्त आंख झपकते गुजर गया। बिछड़ते वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे और लोग भी जो ये नजारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए। यहाँ तक के दोनों तरफ के फौजी भी रोने लगे। लेकिन बॉर्डर के इस तरफ आने से पहले नूर जहां ने लता को एक छोटा सा पैकेट दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने लता से पूछा कि नूर जहां ने उन्हें पैकेट में छुपा कर क्या दिया है। पैकेट को खोला गया तो उसमें बिरयानी और आमों के गोदे से तैयार करदा एक डिश निकली। नूर जहां को अभी भी याद था कि ये दोनों डिशें लता की पसंदीदा हैं और वो बतौर खासिया डिशें लता के लिए अपने हाथों से बना कर लाई थी। लता जी ने ये वाकया अपनी बायोग्राफी में भी बयान किया है। लता मंगेशकर ने वाहगा बॉर्डर पर नूर जहां से मुलाकात और अपनी पसंदीदा डिशें जो नूर जहां उनके लिए बॉर्डर पर लेकर आईं,
इस हवाले से बयान किया है कि ये खाने ना हिंदू थे ना मुसलमान, ना इंडियन थे ना पाकिस्तानी। ये नाजुक और प्यार भरे हाथों ने तैयार किए थे जो छोटे छोटे इख्तलाफात की हदों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जैसा कि एक जमाना लता का मदाह था, लेकिन कभी किसी ने ना सोचा वो खुद किसकी मदाह थी। दरअसल लता उस्ताद सलामत अली खां की दीवानी थी। उस्ताद सलामत को अपने अहद का तान सैन माना गया। ये इश्क के असातीरी जहान की अजीम दास्तान है जिसके मुताबिक सरस्वती देवी यानी लता ने सुरों और ताल के देवता उस्ताद सलामत अली खां से इश्क किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूट कर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ही ठहरा था। अपने फनी करियर में लता मंगेशकर ने बेपनाह इज्जत कमाई और चूंकि वो मराठा और ब्राह्मण होने के साथ अनमोल गायिका रही हैं, लिहाजा इस फर्क को लता और तमाम इंडस्ट्री अच्छी तरह समझती थी। इसके अलावा उन्हें ये इम्तियाज और एजाज भी हासिल हुआ कि वो प्लेबैक म्यूजिक जैसे कमर्शियल म्यूजिक में एक्सीलेंस कहलाईं और सरस्वती देवी मान ली गईं। लता मंगेशकर और सलामत अली खान का रिश्ता सुरों की मानिंद शुरू हुआ, क्योंकि एक धीमी रफ्तार से मौसीकी की आला सिन्फ की रानाइयाँ, बारीकियाँ और सच्चाइयाँ दोनों फनकारों को एक दूसरे के करीब ले आईं और यूं आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद सलामत अली खां और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा न हो सका। ये उन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खां और उस्ताद नजाकत अली खां की जोड़ी लाहौर से कोलकाता और मुंबई आई थी और पूरे इंडिया में उनके यादगार कॉन्सर्ट हो रहे थे। मुंबई में उनका मामूल होता कि वो अक्सर लता के मेहमान बनते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस्ताद सलामत और उस्ताद नजाकत ने लता मंगेशकर के यहाँ कयाम कर रखा था। लता ने अपनी तमाम तर मसरूफियात कैंसिल कर दी थी। दर्जनों प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रही थी। उस्ताद सलामत के बड़े भाई उस्ताद नजाकत दुनियावी तौर पर ज्यादा समझदार थे, लिहाजा मामले की नजाकत को भांपते हुए बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए कि कुछ वक्त लता और सलामत को प्राइवेसी मिल जाए। बादल चौधरी इंडिया में उस्ताद सलामत और नजाकत के प्रोमोटर थे। ये दोनों जब इंडिया जाते थे तो कोलकाता और मुंबई में बादल चौधरी के घर में रहते थे। मुंबई में बादल चौधरी का घर लता के घर के पास ही था। उन दिनों लता जी सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती और फिर रात तक उस्ताद नजाकत अली खां के साथ रहती। वो घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थीं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्हीं दिनों एक मसला दरपेश आया। बॉलीवुड में अचानक फिल्मों का काम रुक गया था। फिल्म इंडस्ट्री का यह मसला उस वक्त के अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन के एक बयान से हुआ, जिन्होंने बादल चौधरी को पैगाम दिया कि अगर तुमने और तुम्हारे उस्तादों ने कल तक मुंबई न छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। बादल चौधरी ने ये बात उस्ताद नजाकत को बताई, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियत राज कपूर से ये मामला बयान किया। राज कपूर और उनके वालिद मोहतरम पृथ्वीराज कपूर इन दोनों भाइयों के मदाह होने के साथ साथ उनके खैर ख्वाह भी थे। राज कपूर ने अंडरवर्ल्ड से कहा कि 2 रोज बाद RK स्टूडियो यानी राज कपूर स्टूडियो में हमारी आखिरी परफॉर्मेंस है। इसके बाद ये पाकिस्तानी भाई मुंबई छोड़ देंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ। RK स्टूडियो में यादगार गाना बजाना हुआ और अगले रोज उस्ताद सलामत और उस्ताद नजाकत अली खान साहब कोलकाता से होते हुए लाहौर वापिस आ गए। इन 2 अजीम फनकारों के रोमांस का एक अहम किरदार बादल चौधरी हैं, जिनका पूरा नाम बालधर चौधरी है और वो कोलकाता में रहते हैं। बादल चौधरी 15 साल तक उस्ताद सलामत का साया बनकर उनके साथ रहे और उस्ताद नजाकत और उस्ताद सलामत के प्रमोटर भी थे। उनके लता मंगेशकर फैमिली से भी गहरे मरासिम हैं। उन्होंने कहा कि उस्ताद सलामत भगवान का रूप लेकर दुनिया में आए थे। एक तो वो गवैये ऐसे थे कि कोई उन जैसा दूसरा नहीं था। सिर्फ 8-9 साल की उम्र में उन्होंने हरोबलब के मेले में राग बसंत बहार गाया तो पूरे बर्रे सगीर ने उन्हें गवैया मान लिया था। जवानी में इंडिया आए तो उन्होंने पहले से राइज शास्त्रीय संगीत डिलीट करके अपना संगीत राइज कर दिया। कन रसिया तो एक तरफ, क्लासिकल म्यूजिक से वाबस्ता कलाकार कानों को हाथ लगाने लगे थे और कुछ वो थे जो भाइयों की इस जोड़ी पर फिदा हो गए थे और लता जी फिदा होने वालों में शामिल थी।
लता जी पर तो उस्ताद सलामत के संगीत ने ऐसा असर छोड़ा कि वो उनके इश्क में अपने मेगा स्टारडम को भूल गई थीं। लता जी ने उस्ताद सलामत से यहाँ तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपनी बीवी बच्चों के पास रहें और 6 महीने मुंबई में मेरे साथ रहें। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थीं। फिल्मी म्यूजिक से उनका दिल उठ गया था। उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे। अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो उनसे फौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत मुंबई में बादल चौधरी के घर में मिलते थे, जहां लता घंटों खान साहब को सुनती थी। लता भी नंबर 1 थी और उस्ताद सलामत भी नंबर 1 थे। जब उस्ताद सलामत ने लता से शादी करने से इनकार कर दिया तो वो खान साहब से नाराज हो गई थी। लेकिन आखिर उस्ताद सलामत ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार क्यों किया? इस सवाल के जवाब में उस्ताद सलामत ने अपनी जिंदगी में कहा था कि लताबाई कोई आम फनकारा नहीं है। उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को किसी देवी का एक अवतार समझते हैं। इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त उस्ताद नजाकत को यूं लगा अगर उनकी और लता की शादी हो गई तो कहीं इन दोनों को जान से मार ना दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। उस्ताद नजाकत ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा मुमकिन था, क्योंकि दोनों के माबैन मसाइल भी हैं और ये लड़ने के बहाने भी ढूंढते रहते हैं। लता और उस्ताद सलामत के एक और म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं। आपको बताते चलें कि दुनियाए मौसीकी के नामवर उस्ताद अल्लाह रखा खान के दामाद और वर्ल्ड फेम तबला नवाज उस्ताद जाकिर खान के बहनोई अयूब औलिया गुज़िश्ता 50 साल से लंदन में मुकीम हैं। अयूब औलिया शायर, म्यूजिक मेकर और इवेंट ऑर्गेनाइजर होने के साथ लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत के मुश्तरका दोस्तों में से हैं, और जब भी लता लंदन जाती तो वहां भी उस्ताद सलामत को ढूंढती रहती थी। अयूब औलिया याद करते हैं कि यहाँ हमने लंदन में देखा कि उस्ताद सलामत लंदन आते तो लता जी उन्हें ढूंढती रहती थी। 1978 में अयूब औलिया की बेटी की सालगिरह के मौके पर उस्ताद सलामत नगमा सरा थे कि उन पर फालिज का हमला हो गया और महफिल में उस्ताद अल्लाह रखा खां, जाकिर खां, पंडित रविशंकर समेत दूसरे लोग भी उन्हें सुन रहे थे। उस्ताद सलामत के एक अजीज ने बीबीसी को बताया कि फालिज के बाद बहुत दिन तक उस्ताद सलामत लंदन के अस्पताल में जेरे इलाज रहे, जिसके तमाम तर इखराजात लता मंगेशकर ने अदा किए थे। लता मंगेशकर के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के हर कोने में लोग उन्हें जानते हैं। इंडिया के बाद उनके सबसे ज्यादा चाहने वाले पाकिस्तान में बसते हैं। लेकिन किस कदर अजीब बात है कि उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा किया, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने अनगिनत चाहने वालों के रूबरू अपनी पूरी जिंदगी ना हो सकी। लता मंगेशकर की ख्वाहिश थी कि उन्हें सरकारी सतह पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से दावत दी जाए, लेकिन अफसोस ऐसा न हो सका। लता ने कई मौकों पर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और साथ बताती भी थी कि ये कभी मुमकिन न हो पाया। इस सिलसिले में पहली बाकायदा कोशिश 1980 की दिहाई में हुई। जनरल जियाउल हक का दौरे हुकूमत था और मुंतजमीन को वो प्रोग्राम आखिरकार मनसूख करना पड़ा जिसमें लता जी पाकिस्तान आने वाली थी। उस वक्त पाकिस्तानी शायर कतील शफाई ने उन्हें मदऊ किया था। उस इवेंट की सब तैयारियां हो गईं और मौसीकार परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। पता चला तो जिया साहब ने शायर को तफसीलात मालूम करने के लिए बुलाया। जिया साहब ने प्लान सुनने के बाद खामोशी से उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, तो तुम चाहते हो पाकिस्तान के लोग लता जी के शो के लिए मजमा लगा लें और मुझे भूल जाएं। मैं जानता हूं कि यहाँ लोग उनके लिए कितने पागल हैं। सन 1996 में उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएं और वो लाहौर में अपनी आवाज का जादू जगाएं। नवाज शरीफ का ये बयान पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने शह सुर्खियों में शाया किया। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान आकर लाहौर में अपने फन का मुजाहिरा करने के हवाले से लता मंगेशकर का कहना था कि मुझे अगर सरकारी सतह पर पाकिस्तान आने की दावत दी गई तो इसे बखुशी कबूल करूंगी। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से यह दावतनामा बाद अज़ां सिर्फ एक बयान ही साबित हुआ और बाकायदा तौर पर लता मंगेशकर को कोई दावतनामा न भेजा गया और लता अपनी जिंदगी में पाकिस्तान न आ सकी।
इसके अलावा 2010 में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा ने भी लता मंगेशकर के फन की हैसियत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए उन्हें पाकिस्तान की सरकारी मेहमान के तौर पर मदऊ करने की तजवीज पेश की थी। लेकिन कश्मीर पर दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में बढ़ती कशीदगी और इसी साल बदतरीन सैलाब के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई और लता एक बार फिर पाकिस्तान न आ सकी। हालिया सालों में दिए गए कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि उसके बाद कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। लता मंगेशकर ने बताया कि एक मर्तबा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने उन्हें अपनी बेटी निदा नुसरत की सालगिरह पर लाहौर आकर गाने की दावत दी थी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने एक मर्तबा लता जी को अपने वालिद उस्ताद फतेह अली खान और ताया उस्ताद मुबारिक अली खान की बरसी, जो वो अपने आबाई शहर लायलपुर, जिसे अब फैसलाबाद कहा जाता है, में मुनक्किद करवाते थे। इसमें शिरकत करने की दावत दी थी, लेकिन बदकिस्मती से लता पाकिस्तान न जा सकी। लता जी ने यह भी कहा था कि बरे सगीर के गाने बजाने वाले लाहौर में अपने फन का मुजाहिरा करने को इज्जत अफजाई समझते हैं और लता खुद भी ऐसा ही समझती थी। उनका मानना था कि अगर उन्हें पाकिस्तानियों के सामने लाहौर में परफॉर्म करने का मौका मिले तो वो जरूर लाहौर जाएंगी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सहाफी जुबैर रिजवी ने इंटरव्यू में पूछा, लता जी, बाज पाकिस्तानी कहते हैं कि लता हमें दे दीजिए और कश्मीर आप रख लीजिए, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? तो इस पर लता का जवाब था कि अगर इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान झगड़ा खत्म हो सकता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। दिलचस्प बात यह थी कि लता ने इस इंटरव्यू के नशर होने के कई दिन बाद ये इतला देने के लिए फोन किया कि इस इंटरव्यू के बाद उन्हें पाकिस्तान से हजारों की तादाद में खत मिले जिन पर सिर्फ लता मंगेशकर इंडिया पता लिखा था। इन सारे खतूत में लता की इस बात पर बेपनाह मुसर्रत का इजहार किया गया था कि वो कश्मीर के बदले पाकिस्तानियों की जिंदगी का हिस्सा बनने को तैयार हैं। ऐसा ही एक और वाकया है जिसमें एक दफा सन 2002 में जब आबिदा परवीन फैज बाय आबिदा नामी अपनी रूहानी मौसीकी की एल्बम की रिकॉर्डिंग के लिए भारत गईं, तो एक हसीन इत्तेफाक हुआ। वो और लता मंगेशकर एक ही स्टूडियो में अलग अलग कमरों में रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब आबिदा जी को मालूम हुआ कि लता जी भी वहीं मौजूद हैं तो वो उनसे मिलने चली गईं। ये सिर्फ दो फनकारों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो रूहों की कुर्बत थी जो मौसीकी की जुबान समझती थीं। और फिर अगले दिन लता मंगेशकर आबिदा परवीन से ना सिर्फ खुद मिलने आईं, बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी साथ लाईं, जैसे कोई फैन अपनी महबूब फनकारा से मिलने आए। कई घंटे दोनों बैठी रहीं और मुख्तलिफ मौजुआत पर बातें करती रहीं, मौसीकी, शायरी, रूहानियत और शायद जिंदगी के कुछ दुख सुख भी। इस लम्हे में ना कोई शोहरत का फर्क था, ना कोई सीनियर जूनियर का फासला, सिर्फ मोहब्बत थी और फन की दो कदरदाने थी। जब किसी ने लता जी से पूछा कि आप जैसी बड़ी फनकारा आबिदा परवीन की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं, तो उनका जवाब था, असल सोना हमेशा चमकता है। ये एक ऐसा जुमला है जो सिर्फ फनकार की अजमत को नहीं बल्कि कहने वाले की भी बुलंदी को जाहिर करता है। मशहूर क्लासिकी गुलकार पंडित जसराज एक बार बड़े गुलाम अली खान साहब से मिलने अमृतसर गए तो वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि ट्रांसिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया सुनाई दिया। खान साहब बातें करते करते एकदम से खामोश हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। उनके इस जुमले में एक वालिद का जैसा प्यार भी था और एक फनकार का रश्क भी। लता ने अपनी फनकाराना फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए मेहदी हसन के फन का एतराफ किया और कहा कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं और वो उनकी गाई गजलें सुनकर सोती और जागती हैं। 2011 में इंडिया और पाकिस्तान के गुलकारों के गानों पर मुश्तमिल एक एल्बम सरहदें रिलीज किया गया, जिसकी तैयारी में इंडियन अदाकारा रेखा का भी बड़ा हाथ था। लता मंगेशकर और मेहदी हसन ने मिलकर इस एल्बम की ये गजल तेरा मिलना अच्छा लगा गाई थी। लता के बकौल उन्हें मालूम हुआ कि मेहदी हसन उनके लिए म्यूजिक बनाना चाहते हैं। वो जैसे ही फालिज के अटैक के बाद कदरे बेहतर हुए इंडिया गए और लता के साथ इसके बारे में बात भी की। लता क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। उन्हें इंग्लैंड के ओवल मैदान में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में भी देखा गया था। लता को सबसे बड़ा खिराजे तहसीन मजरूह सुल्तानपुरी ने अपनी नज़म में पेश किया था, जिसका उन्वान था लता मंगेशकर। जहां रंग ना खुशबू है कोई, तेरे होंठों से महक जाते हैं अफकार मेरे, मेरे लफ्जों को जो छू जाती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ कर उड़ जाते हैं अशआर मेरे।
इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो ना तो खुलेआम रोते थे और ना ही किसी का रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता जी ने नगमा निगार प्रदीप का लिखा नगमा ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे बैठी कॉफी पी रही थीं। तभी हिदायतकार महबूब खान लता के पास गए और उनसे कहा कि पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के पास ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको इनका गाना कैसा लगा? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। इस लड़की ने मेरी आंखें नम कर दी। ये कहकर उन्होंने लता को गले लगा लिया। बर्रे सगीर की ये लाजवाल गुलकारा 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में अपने चाहने वालों को उदास छोड़कर चली गई। उनकी आखिरी रसूमात में सरकारी एजाज के साथ उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया गया।